फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो सीरीज़ में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हर एक एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ख़ास करके इस एग्ज़ाम में तो हमारा बहुत ही ये जो है इंपॉर्टेंट जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है। तो क्वेश्चन इस टाइप से हमसे पूछा जाता है कि आपको क्या बताना है कि कोई भी आपको यूनिट सेल दे दी जाती है, ठीक है, कोई भी यूनिट सेल दे दी जाती है। यूनिट सेल या तो आपको वो देगा सिंपल वाली, या फिर आपको देगा कौन सी वाली, या फिर दे देगा आपको बॉडी सेंटर्ड, या फिर दे देगा आपको फेस सेंटर्ड, या फिर आपको दे देगा हेक्सागोनल, ठीक है। और उसमें हमसे कुछ टर्म्स पूछी जाती हैं। जैसे एक तो चीज़ हमें पूछी जाती है कि इसमें बताइए एटम्स पर यूनिट बताइए, यानी कि एक यूनिट जो हमारी यूनिट सेल है एक, उसके अंदर कितने एटम्स आएंगे। सिंपल जो हमारी क्यूबिक लैटिस है उसमें कितने आएंगे, बॉडी सेंटर्ड है उसमें कितने आएंगे, फेस सेंटर्ड है उसमें कितने आएंगे, हेक्सागोनल यूनिट सेल है उसके अंदर एक यूनिट सेल के अंदर एटम्स कितने आएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये पूछ ली जाती है। सेकेंड चीज़ जो हमसे पूछी जाती है वो होती है हमारी एटॉमिक रेडियस की, जो एटॉमिक रेडियस है और इसकी जो यूनिट सेल की जो साइड है ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन हमसे पूछ लिया जाता है। या फिर तीसरी थिंग हमसे जो पूछी जाती है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि है पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर हमसे पूछा ही जाता है। तो पैकिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है। पैकिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन द यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल के अंदर जितने एटम्स है वो इस यूनिट सेल के अंदर जितना जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पैकिंग फैक्टर। तो ये जो पैकिंग फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पर अदा करता है। तो चलिए फिर एक एक यूनिट सेल लेकर के हम जो है पैकिंग फैक्टर उनका फाइंड करते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी आ जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग फैक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो अगर हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक बेसिक चीज़ हमें पता होती है। द यूनिट सेल ऑफ द स्ट्रक्चर इज क्यूबिक कंसिस्ट लैटिस पॉइंट एट इट्स एवरी कॉर्नर, यानी कि ये जो है इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। ये जो सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, और इसके सारे के सारे जो भी कॉर्नर्स है वहाँ पर हमारे क्या रहते हैं, लैटिस पॉइंट्स रहते हैं। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। अगर इसकी ये जो क्यूबिक है, ये जो क्यूब है, इसकी अगर हम साइड जो है वो क्या मान लें, ए मान लें। अगर इसकी साइड हमने क्या मान ली, ए मान ली, तो हम क्या लिखेंगे, इफ द लेंथ ऑफ द साइड is A, then the basis vectors are। तो इसके बेसिस वेक्टर्स क्या हो जाएंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए जब भी हमने हमारा जो ट्रांसलेशन वेक्टर देखा था तो वहाँ पर t इज इक्वल्स टू क्या होता था, कुछ भी, a वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस 3A3 वेक्टर, है ना, कुछ ऐसा करके होता था। तो वहाँ पर A1 A2 एंड A3 क्या होते थे, हमारे बेसिक वेक्टर्स होते थे, यानी कि वेक्टर्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एंड जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो अब देखिए इसकी साइड जब A है तो इसके बेसिक वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो A1 वेक्टर हो जाएगा A आई कैप के अलोंग, यूनिट वेक्टर आई कैप है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर आई कैप हो गया, ठीक है। इसी तरीके से A2 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, A जे कैप, और A3 वेक्टर इज इक्वल्स टू A के कैप। ये क्या हो जाएंगे, इसके यूनिट वेक्टर्स हो गए, ठीक है। आई जे और के इसके यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस, ठीक है, और ये हो गए इसके बेसिक वेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि इस यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि हमें जो है पैकिंग फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज V इज इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, A डॉट A2 क्रॉस A3। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम जब भी हमें किसी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A आई कैप डॉट A जे कैप क्रॉस A के कैप। A इंटू A तो क्या हो गया, A स्क्वायर, J क्रॉस K होता है आई कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप डॉट
ए आई कैप वैसे का वैसा पड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब देखिए ऑल द एटम आर आइडेंटिकल इन द यूनिट सेल। सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, सेम ही होंगे। रेडियस ऑफ ईच एटम इज आर। रेडियस ऑफ ईच एटम इज आर। अगर आर रेडियस का कोई एटम है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि वो स्फेरिकल फॉर्म में है तो उसका अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ ईच एटम वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हमें फाइंड करना है कि ये जो यूनिट सेल है इसके अंदर टोटल जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, उनका टोटल वॉल्यूम क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर एटम्स कितने हैं, ठीक है। तो एटम्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स जो है इसके 8 कॉर्नर्स पर हैं। लेकिन ये जो एक एटम है उसका कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, तो आप कह देंगे इसका 1/8 पार्ट आता है। आप कहेंगे वो कैसे, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझिए कि 1/8 पार्ट कैसे आता है, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए कि ये जो है 4 कमरे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पर 4 कमरे हैं, इसके ऊपर और 4 कमरे हैं, ठीक है। अब इनके बिल्कुल ऊपर 4 कमरे और नीचे के 4 कमरों के बिल्कुल बीच में एक स्फीयर रखा हुआ है, यानी कि बॉल जैसी रखी हुई है गोल गोल, ठीक है। अब देखिए आपने जैसे ऊपर के कमरों को हटा दिया तो ये जो गोला है, ये जो स्फीयर है वो आधा रह गया। कितना रह गया, आधा रह गया। अगर मैं कहूँ कि इस कमरे के अंदर इस बॉल का कितना पार्ट आएगा, तो इस बॉल का आधा पार्ट तो चला गया, जो आधा बचा उसका भी 1/4 आएगा ना, जो आधा बचा उसका भी चौथा हिस्सा आएगा, यानी कि कितना हिस्सा आया 1/8। यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर एक कमरे के अंदर, ये कमरे जैसे ही तो है ना, एक कमरे के अंदर 1/8 जो है पार्ट आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए यानी कि 1/8 पार्ट आएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने हो गए, टोटल 1 हो गया। यानी कि अगर इन सभी 8 को मिला लें तो कितना बनता है, एक ही एटम पूरा पूरा बनेगा, ठीक है, एक एटम आ गया। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल के अंदर कितना हो जाएगा, जितने एटम्स हैं इनटू एक एटम का जितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। यानी कि यूनिट सेल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका वॉल्यूम हो गया ये, और यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं पैकिंग फैक्टर की। पैकिंग फैक्टर, अब पैकिंग फैक्टर क्या बोलते हैं, पैकिंग फैक्टर बोलते हैं भी सिंपल सी बात है, पैकिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल के अंदर एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल के अंदर जितने एटम्स हैं उन सभी का वॉल्यूम कितना है, बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ये हो जाएगा हमारा पैकिंग फैक्टर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब हमारा जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल कितने हैं, ये तो हो जाएगा यानी कि अगर हम पैकिंग फैक्टर देखें तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम हमारा कितना ए क्यूब, तो ये आ गया ए क्यूब। बट इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें आर यानी कि जो कि रेडियस है हमारे एटम्स की, उसमें और ए में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 एटम्स हैं, एक तो ये रहा इतना बड़ा एटम और ये रहा दूसरा एटम, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इस एटम की रेडियस आर, इस एटम की रेडियस आर, सारे एटम्स जो है आइडेंटिकल है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी पूरी, यानी कि सभी की रेडियस आर है, तो ये पूरी साइड क्या हो जाएगी 2r। वैसे ये कितनी थी, a थी। इसका मतलब हमें क्या पता चला, a इज इक्वल टू 2r होता है ना, तो a की जगह हम 2r पुट कर दें, ठीक है। a की जगह हम 2r पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2r होल क्यूब हो जाएगा। 2r की होल क्यूब जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 8r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ठीक है। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा
2 हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर हो गया π/6 और π/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पैकिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.52। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो 0.52 जो अब कीजिएगा जो 0.52 स्पेस जो है या फिर आप ये कह सकते हो कि 52% पार्ट जो है वही एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जो रेस्ट पार्ट है दैट इज एम्प्टी और वी कैन से दैट इज वेकेंट। ठीक है, वो सारा का सारा पार्ट क्या है, वेकेंट है। यानी कि 52% पार्ट जो है वो तो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है और जो बाकी का बचा 48% पार्ट वो क्या है, वेकेंट है। दैट मीन्स इट इज़ ए लूजली बाउंड स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इतना जब गैप पड़ा है बीच में तो लूजली बाउंड स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हमने जो है पैकिंग फैक्टर निकालना सीख लिया। इसी के लिए हमने जो है A = 2R ये रिलेशन भी कर लिया। ठीक है, इसी से जो एटम्स पर यूनिट थे वो एटम पर यूनिट जो सेल है वो भी हमने कर लिया कि एक यूनिट सेल में एक ही एटम आ रहा था, किसमें, फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने समझ ली। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड की जब हम बात करेंगे तो इसमें बस चेंज इतना ही होगा जब हम बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी यूनिट सेल बनेगी उसमें बस डिफरेंस थोड़ा सा ही रहेगा कि बाकी तो सेम होगी, बाकी तो हमारे क्या होंगे, कॉर्नर्स पर ही होंगे। ठीक है, 8 कॉर्नर्स पर होंगे। एक जो हमारा एटम है, देखिए बात किसकी हो रही है, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक सेंटर में जो है एक एटम या हम कह सकते हैं कि एक एटम या फिर लेटिस पॉइंट और होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं तो बेसिक वेक्टर्स हमें याद रखने पड़ेंगे। हर किसी में बेसिक वेक्टर्स जो है ना वो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो आप कह दोगे द यूनिट सेल ऑफ स्ट्रक्चर इज cubic, consists lattice point at its every corner as well as at its center। ठीक है, if the length of the side is a then the basic vectors are, तो basic vectors हमारे क्या हो जाएंगे, a1 vector is equals to, आपको basic vectors ज़रूर याद होने चाहिए, a/2 i plus j minus k cap। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बस ये आपको याद करना है, बाकी सब कुछ आपको सिंपल लगेगा। इसमें याद कैसे करना है, आपको क्या करना है कि जब आप x की बात कर रहे हो तो x की डायरेक्शन के अंदर यानी कि x एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसके दूसरे वाला जो यूनिट वेक्टर होगा उन दोनों को पॉजिटिव और तीसरे को हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जब हम a2 यानी कि y एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो हमें क्या लेना है, j कैप पॉजिटिव, उसके बाद वाला भी पॉजिटिव, लेकिन k के बाद आने वाला यानी कि i कैप जो है वो हमें नेगेटिव लेना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वैसे ही जब आप a3 वेक्टर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, a/2 i माइनस j प्लस k कैप। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा a1 कैप डॉट a2 क्रॉस a3। ये कैसे करेंगे हम, a1 डॉट a2 कैप क्रॉस a3। ठीक है, तो ये जब भी होता है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है कि हम मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी पहले तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, a/2, बाकी सब जो है यहाँ पर एक बार हम इसको मिटा ही देते हैं। चलिए इसको जो है थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, a2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है और उसके बाद क्या है a/2
माइनस आई प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि a/2 ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो स्केलर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a³/8, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 या फिर यहाँ पे भी 1, यहाँ पर -1 1 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 -1 1, ठीक है। अब मैट्रिक्स को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसके अलोंग। तो ये रफ वर्क है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट ही करेंगे, ये रफ वर्क है हमारा, फटाफट से कर लेते हैं कि 1 1 माइनस ऑफ -1 यानी कि 1 + 1, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 आएगा, -1 इन -1, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमें ऐसा का ऐसा ही लेना है। उसके बाद माइनस इंटू माइनस +1 -1 यानी कि ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा 1 + 1 इंटू 1 2, -1 -1 -2 इंटू माइनस +2 +0, तो ये कितना आ गया 4। तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे इसकी वैल्यू, यानी a³/8 इंटू 4। ये जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा a³/2, यानी कि हमारा वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम हमारा आ गया a³/2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब इसको हम रब कर रहे हैं, अब हम फटाफट से इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इसको भी रब कर देते हैं सारे को, क्योंकि हमें वॉल्यूम तो हमें पता चल गया कि किस तरह से आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारी यूनिट सेल की, ठीक है। तो अगर हम यूनिट सेल के अंदर आएँ तो यूनिट सेल के अंदर रेडियस ऑफ एटम क्या रहेगी, रेडियस ऑफ एटम आर रहेगी, क्योंकि ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। उसके बाद हमारा है वॉल्यूम ऑफ एटम, कितना रहेगा 4/3 πr³। ये चीज़ भी हमें क्लियर हो गई क्योंकि स्फेरिकल फॉर्म में है। उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है एटम्स इन यूनिट सेल। तो हमने देख लिया था कि कॉर्नर वाले एटम्स कितने थे, 8 × 1/8 यही तो थे, और बीच में सेंटर में वो तो पूरा का पूरा आ जाएगा, तो +1। ये क्या बना रहा था 1, ठीक है। 1 + 1 कितने आ गए 2। तो इसका मतलब क्या है कि एटम्स कितने होंगे एक यूनिट सेल में 2 होंगे, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल में जो भी एटम्स होंगे उनका वॉल्यूम क्या होगा 2 × एक एटम का वॉल्यूम क्या है 4/3 πr³, यानी कि कितना हो जाएगा 8/3 πr³। अब देखिए पैकिंग फैक्टर की हम बात कर चुके हैं। पैकिंग फैक्टर क्या होता है, पैकिंग फैक्टर होता है वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना है 8/3 πr³ बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है a³/2। ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 16/3 πr³ बाय a³, ठीक है। यानी कि फाइनली हमें r और a में रिलेशन फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिएगा, पूरे कमरे की डायगोनल है ऊपर के यानी कि छत के पीछे वाले कॉर्नर से फर्श के आगे वाले कॉर्नर तक हमें आना है। तो कैसे आ सकते हैं, हम कैसे आ सकते हैं कि सिंपल सी बात है, ये हम ले लें और नीचे वाले जो फेस है उसकी डायगोनल ले लें, ठीक है। तो ये क्या होंगी, एक दूसरे पर लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी कि ये तो हमने ले ली a है, ठीक है, और ये भी हमारी ये नीचे वाली, यानी कि आप इसको एक रूम मान लीजिए, तो रूम का ये जो फर्श है, फर्श की डायगोनल, ठीक है। तो ये देखिए रूम था, रूम का जो फर्श था a × a का था, ठीक है। इसकी जब डायगोनल फाइंड करेंगे, ठीक है, ये भी a है, तो क्या हो जाएगा, ये जब अपने जो फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि a² + a², कितना हो जाता है 2a²। जब स्क्वायर रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा √2a, यानी कि ये जो डायगोनल है √2a हो जाएगी। लेकिन कौन सी वाली डायगोनल हुई है, ये तो हो गई फर्स्ट वाली हुई √2a, लेकिन हमें तो पूरी डायगोनल चाहिए रूम की, ठीक है, पूरी डायगोनल चाहिए,
क्यों चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो पूरी डायगोनल चाहिए, तो ये तो हो गई √2a, है ना, और लंबवत वाली कितनी हो गई a, ठीक है। अब इनके स्क्वायर करके जोड़ दें तो कितना आएगा 2a² + a² कितनी हो गई 3a²। ये क्या हो गई हाइपोटेनस स्क्वायर, h क्या आ जाएगी √3a। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि ये जो पूरी डायगोनल है ये आ जाएगी √3a। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है ना, कि देखिए बहुत ही सिंपल किया। सबसे पहले हमने ये जो हमारा रूम बना हुआ था इसके अंदर हमने छत के पीछे वाले कॉर्नर से फर्श के आगे वाले कॉर्नर तक आना है, ताकि हमारा जो बीच वाला जो एटम है या लेटिस पॉइंट है वो बीच में आ सके, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा है डायगोनल, उसमें कितने एटम्स होंगे, पीछे वाला एटम, बीच वाला एटम और ये वाला एटम, ठीक है। तो इसमें कितनी रेडियस आ गई, ये आ गई r, इसकी रेडियस और रेडियस यानी इसका डायमीटर आ गया, यानी कि 2r आ गया, और एक r आ गई यहाँ पर, यानी कि ये आ गई 4r। 4r किसके इक्वल है √3a के इक्वल है। तो यहाँ पे r और a के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, a की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, a = 4/√3r। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, √3 इधर ले गए तो इस a की वैल्यूज रख देते हैं, 16/3 πr³/4 की क्यूब ले लेते हैं, चलिए, और √3 ऊपर ले जाते हैं, √3 × √3 और साथ में ही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा r³ से r³ कैंसिल, 4 जो है स्क्वायर से ये कैंसिल, लेकिन 1 4 बचा हुआ रहेगा, इन दोनों से 3 कैंसिल, तो कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास √3 π/4। और √3 π/4 जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये वैल्यू हो गई 0.68, यानी कि इसका जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो कितना हो जाएगा 68%। अब देखिए 68% तो है ऑक्यूपाइड, लेकिन हमारा अभी भी कितना हिस्सा बचा हुआ है 32% अभी भी तो बचा हुआ है ना। तो 32% अभी भी जो है वेकेंट है, दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो लूजली बाउंड स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड भी हमारी क्या होती है, लूजली बाउंड स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की, देखिए बहुत ही सिंपल है, ये जो डेरिवेशन है ना ये बहुत ही सिंपल रहता है। अच्छा, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि वो हमने √3a कैसे ले ली, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमने क्या किया, इस तरीके से कि ये हमारी यूनिट सेल थी, ठीक है। इसके अंदर सेंटर में था, यहाँ पर एटम था, यहाँ पर था, हमें क्या करना था, इन तीनों को मिलाना था, ताकि हम जो है इनकी 4r जो है मिला करके इसके इक्वल रख दें। ये जो भी डायगोनल आएगी, ये डायगोनल ध्यान से देखिएगा, डायगोनल पूरी लंबी है, छत के पीछे वाले कॉर्नर से लेकर के फर्श के आगे वाले कॉर्नर तक आ रही है, ठीक है। तो इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इसको अगर आप हाइपोटेन्यूस मानो तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस, यही तो बनेगा। अब बेस हमें फाइंड करना है, तो बेस क्या हो गई, फर्श की डायगोनल हुई ना, फर्श की डायगोनल हो गई। तो अगर हमारा फर्श ये है, ये भी a है, ये भी a है, तो डायगोनल कितना हो जाएगी √2a हो जाएगी। तो ये हो गई √2a, ये हो गई a, ये तो a है ही। अब हमें जब अपने को परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हम हाइपोटेन्यूस फाइंड कर सकते हैं ना, कैसे, इनको स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दें, दोनों की स्क्वायर करके जब दो जोड़ दी तो 2a² + a² कितनी आ गई 3a², ये तो क्या आ गई हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस जब निकाली तो √3a, तो ये आ गई √3a। इस तरीके से जो हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान रहेगा, बॉडी सेंटर्ड में ही बस थोड़ा सा ये जो है अपने को रहता है। बाकी जब हम थर्ड वन करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और जब हेक्सागोनल करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना, बहुत सिंपल रहता है वो। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकिंग फैक्टर फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हमें पता है कि इसके अंदर जो हमारे लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सिंपल सी बात है, द यूनिट सेल ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज क्यूबिक कंसिस्टिंग, या फिर आप ये भी कह सकते हो कंसिस्ट लैटिस पॉइंट एट इट्स एवरी कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। यानी कि सारी की सारी जो फेसेस है इसकी, ठीक है, सबसे पहले हम साइड वाली दो फेसेस के बिल्कुल सेंटर में,
आगे वाली और पीछे वाली के सेंटर में, सॉरी इधर आगे है और उधर पीछे है, ऊपर और नीचे वाली के बिल्कुल सेंटर में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो सारी फेसेस के सेंटर में जो है ये रहती है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ये जो है, ये जो आपकी फ्रंट वाली इधर साइड वाली इसके है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इफ़ द साइड ऑफ द क्यूब इज़ ए, अगर क्यूब की साइड ए है, देन द बेसिक वेक्टर्स आर बेसिक वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखिए ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, बेसिक वेक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। चलिए, इसके अंदर बेसिक वेक्टर्स क्या होंगे कि जब हम A1 की बात कर रहे हैं, यानी कि बेसिक वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आएगा, A/2 आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके जस्ट बाद वाला एक आएगा, दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप। वैसे ही जब A/2 जे कैप से स्टार्ट करोगे तो जे कैप एंड के कैप, आई कैप नहीं आएगा। और वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें A/2 के कैप प्लस आई कैप, ठीक है, जे कैप नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके बेसिक वेक्टर्स। अगर मैं आपको बात करूँ देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम आपको पता ही क्या होता है, A1.A2 वेक्टर क्रॉस A3 वेक्टर, यही तो होता है ना। तो क्या कर देंगे हम, सिंपल सी बात है, A/2 की होल क्यूब आ जाएगी और मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, 1 एंड के है नहीं तो 0, यहाँ पे भी 0 1 1 और यहाँ पे I1 J है नहीं 0 1, ठीक है। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों के रिस्पेक्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा 1, तो इसके लिए छोटी मैट्रिक्स यहाँ बनेगी, तो इन दोनों को कर लेते हैं 1 × 1 1, 1 माइनस 0 1 हो गया, तो ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद -1, इन दोनों के लिए 0 -1, ये -1 आ गया, तो 1 और माइनस इंटू -1, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। तो ये आपसे कह रहा है कि ये तो हो जाएगा A3/8 × 2, तो A3/8 × 2 कितना आ जाएगा, A3/4, यानी कि ये तो हमारा क्या आ गया, यूनिट जो है हमारी सेल है, यूनिट सेल, उसका वॉल्यूम आ गया। अब हमें बात करनी है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ 1 एटम देखें कि एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा, अगर उसकी रेडियस कैपिटल R है तो क्या हो जाएगी 4/3 πr3, ठीक है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, अगर हम कॉर्नर वालों की बात करें तो 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर से 1/8 जो है पार्ट आ रहा है हमारा एक एटम का, ये एक पार्टिकल का, ठीक है। प्लस अब देखो, जब एक फेस पर कोई आप बॉल रख रहे हो, ठीक है, तो आधा फेस के अंदर आएगा, आधा बाहर आएगा, यानी कि यूनिट सेल के अंदर कितना आया, हाफ पार्ट ही तो आया ना, ठीक है। तो कितना आएगा, हाफ पार्ट आएगा। और कितने फेसेस हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे और दोनों साइड के, दैट मीन्स कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, 1 हो गया, और ये कितने हो गए, 3, तो कितने हो गए, 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे किसी यूनिट सेल में, 4 हो जाएंगे, अगर वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो, ठीक है। तो हम कह देंगे वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 × 4/3 πr3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/3 πr3। ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल रहे हैं तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे पैकिंग फैक्टर की। तो पैकिंग फैक्टर क्या होता है, वो कहते हैं हमें वो कहता है वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यही तो कहता है ना, बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। क्योंकि पैकिंग फैक्टर हमें क्या कहता है, पैकिंग फैक्टर इज डिफाइंड, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, पैकिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ओके। अब अगर हम इनका देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16/3 πr3, और अगर नीचे देखें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है A3/4,
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अब देखिए आपको 4 ऊपर लेकर के जाना और इसको सेट करना है, ठीक है। ये हमें इतना समझ में आ गया, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो हमें आगे सॉल्व करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारा पैकिंग फैक्टर कितना आ गया हमारा 16 × 4/3 πr³/a³। अब हमें r³ और a³ के अंदर रिलेशन फाइंड करना है। तो अगर हम इसके आगे वाली फेस देखें, इसकी आगे वाली फेस, ठीक है, तो आगे वाली फेस ये हो जाएगी, ये फेस यहाँ पर कॉर्नर्स पर है ना, और एक बीच में है, ठीक है। तो ये अगर देखी जाए तो डायगोनल कितनी निकाली थी अभी हमने, √2a थी ना, जब ये a और a थी तो ये √2a थी। √2a और इसके अंदर रेडियस देखो जरा कितनी आ रही है, एक तो बीच वाला हो गया, आधा इधर वाला हो गया और आधा इधर वाला हो गया, तो ये हो गई r, ये भी हो गई r, ये भी हो गई r और ये भी हो गई r। तो कितनी आ गई 1 2 3 4, तो 4r बराबर √2a है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आप क्या कीजिए कि यहाँ से a की वैल्यूज़ निकाल लीजिए, या फिर यहाँ से काम करते हैं कि यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते। चलिए √2 इसके बटा में आ जाएगा 4/√2 r बराबर a। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। चलिए इसको हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। और फटाफट से यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। 16 × 4/3 इंटू पाई भी था, इंटू r³ भी पड़ा था। अब a की जगह हमें क्या लिखना है, 4/√2, 4/√2 इसकी होल क्यूब इंटू r³। तो r³ से r³ कैंसिल हो गई, ठीक है। 4 की जब क्यूब थी तो एक 4 से तो ये 4 कैंसिल, 4 की स्क्वायर बची, 4 की स्क्वायर से 16 कैंसिल, ये तो कैंसिल आउट हो गया। जब √2 की क्यूब करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2√2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना बचेगा 2√2 π/3। और इसकी जो वैल्यू देखी जाए तो कितनी आती है, वो आती है 0.74, ठीक है, 0.74। इसका मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल का 0.74 भाग ही भरा हुआ है। इसका मतलब अगर इसको 100% मान लें तो 74% जो है पार्ट वो ऑक्यूपाइड है, और बाकी का जो बचा कितने परसेंट बचेगा हमारा 26% जो है वो वेकेंट है। अब 26% ही वेकेंट है, तो बाकी स्ट्रक्चर की तुलना में जहाँ पर 48% तक वेकेंट रह रहा था, तो उसकी तुलना में तो हमारी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो क्लोजली पैक्ड हो गई ना, क्लोजली पैक्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई। तो ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आप कहेंगे हमने बॉडी सेंटर्ड कर ली, हमने फेस सेंटर्ड कर ली, हमने सिंपल क्यूबिक कर ली, लेकिन हमने बेस सेंटर्ड तो गई नहीं, यानी कि जिसमें ऑपोजिट जो फेसेस होते हैं, सिर्फ 2 ऑपोजिट फेसेस, वहाँ पर हमारा लैटिस पॉइंट रहता है, वो तो हमने किया ही नहीं। हम सीधा जंप करें हेक्सागोनल पर, लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में क्या समझा था कि जो हेक्सागोनल हमारी स्ट्रक्चर होती है यूनिट सेल की, वो कौन सी वाली लैटिस होती है, वो भी तो बेस सेंटर्ड लैटिस होती है। क्योंकि जब भी आपने हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर देखी होगी तो वहाँ पे क्या होता है हमारा हेक्सागोनल। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैकिंग फैक्टर फॉर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जब भी हम हेक्सागोनल की बात करते हैं इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बनाना है। जब भी आप इस तरह का डायग्राम बनाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, नीचे वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ऊपर वाले को थोड़ा सा पीछे रखो, नीचे वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, फिर हमारा जो ना अच्छा बनता है। वैसे हमें जो है बनानी सेम बेंजीन रिंग जैसी है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है। चलिए टेढ़ा नहीं, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। अब इसको जब आप मिलाओगे तो बिल्कुल अच्छे से मैच होंगे ये, है ना, ये देखिए अब बिल्कुल सही से मैच हो रहे हैं। अब इसमें सारे के सारे कॉर्नर्स जो हैं, सारे के सारे कॉर्नर्स हैं, वहाँ पर तो हमारे लैटिस पॉइंट्स होते ही हैं, साथ के साथ 2 जो ऑपोजिट फेसेस है
ऊपर वाली और नीचे वाली, यहाँ पर भी लैटिस पॉइंट होते हैं, तो ये हुई ना हमारी कौन सी, बेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक नहीं हुई, हाँ हेक्सागोनल तो हुई ना, लेकिन बेस सेंटर्ड तो हुई, ठीक है। तो इसके जब हम स्टडी कर लेंगे तो बेस सेंटर्ड इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं। इसके जो बेसिक वेक्टर्स होते हैं ना वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, वो आपको थोड़े से याद ही रखने पड़ेंगे, हेक्सागोनल के जो अलग ही होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, द यूनिट सेल ऑफ स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल, लेंथ ऑफ ईच साइड इज बी। यहाँ पर जितने भी साइड्स हैं उनके बीच की जो लेंथ है वो क्या है, बी है। ये जो है यानी कि इसकी जो भी साइड्स हैं उनकी लेंथ तो क्या हो जाएगी, बी। यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ लेंथ ऑफ ईच साइड इज बी, यानी कि इसकी सभी साइड्स की जो लेंथ है वो बी है, ध्यान दीजिएगा। और वो क्या बता रहा है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ बेसिस इज ए। और ये जो बेसिस है, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बेसिस के बीच की जो भी बेसिस होंगे, जितने भी बेसिस हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए है, और जो साइड है इसकी वो साइड्स क्या है, बी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन द बेसिस वेक्टर, फिर इसके बेसिस वेक्टर क्या होंगे, देन द बेसिस वेक्टर्स ऑफ यूनिट सेल आर। यूनिट सेल के जो बेसिस वेक्टर क्या होंगे, A1 वेक्टर तो होगा हमारा A/2। ये बस आपको ये मान करके चलिए कि याद ही रखना है, ठीक है। और वैसे ही A2 वेक्टर जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे -i कैप हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे A3 क्या होगा, तो A3 कैप अलग सा होगा CK कैप। क्या होगा, CK कैप। अब ये C क्या होता है, A और C में क्या रिलेशन होता है, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि C एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट। फिलहाल आप इतना मान के चलिए कि इसका जो थर्ड जो इसका बेसिक वेक्टर होता है वो CK कैप होता है, बस इतना, ठीक है। उसके बाद CK कैप, C क्या है, K कैप कौन सी डायरेक्शन है, उन सब के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। आपको ये तो पता चल गई कि Z डायरेक्शन के अलोंग हमने C लिया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो जब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इसका भी वॉल्यूम वैसे ही रहेगा ना, सेम। कैसे, V इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर क्रॉस A3 वेक्टर। और A1 A2 A3 वेक्टर्स क्या थे, उनकी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो वो हो जाएंगे A/2 I प्लस √3 J कैप डॉट A/2 -i प्लस √3 J कैप क्रॉस A/2 नहीं, A/2 नहीं, क्या था, CK कैप। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कि अब अगर इसको सॉल्व करने तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ है वो हमने ले ली, A² C/4, ये तो बाहर आ गई। अब क्या बचेगा, 1 √3 0 -1 √3 0 0 0 1। चलिए ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम इस 1 के रिस्पेक्ट में इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, सॉरी डिटरमिनेंट की, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं, 1 √3 माइनस ऑफ -√3, तो कितना हो जाएगा, +√3, यानी कि 2 √3 आ गया है ना। तो ये आ जाएगा A² C/4 इंटू 2 √3। इसको जब कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा √3 A² C/2 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हम बड़ा कर रहे हैं क्योंकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम बहुत ही अच्छे से करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम किसका, यूनिट सेल का। याद रखना है आपको, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एटम्स की, ठीक है। तो एटम्स की बेसिकली बात करें ना, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल,
यानी कि इसकी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसका डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करें, तो यहाँ से हम इनको जो है फटाफट से मिला देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो क्या होंगे, सारे के सारे जो कॉर्नर्स है, जो बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, तो वहाँ पर कितने कॉर्नर्स हो गए, 6 ही नीचे हो गए। ठीक है, तो ये जो 6 कॉर्नर्स और ऊपर वाली 6 कॉर्नर्स कितने हो गई, 12 कॉर्नर्स हो गई। तो ये जो 12 कॉर्नर्स हैं उनमें 1/12 पार्ट आता है, जैसे 1/8 पार्ट आ रहा था वैसे ही 1/12 पार्ट आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन आपको समझना ये है कि केवल इसका 12वां हिस्सा इसके अंदर होगा, बाकी 12 आसपास के जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जो भी यूनिट सेल्स होंगी उनके अंदर जाएगा। ठीक है, प्लस एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, ऊपर वाला आधा आएगा, नीचे वाला भी आधा आएगा, तो 2 इंटू आधे आधे आएंगे। ये हो गया 1 प्लस ये कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 कितने हो गए, 2 एटम्स होते हैं। और एक एटम का कितना होता है वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 एटम्स का कितना वॉल्यूम हो जाएगा, वो हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। पैकिंग फैक्टर क्या होता है, पैकिंग फैक्टर होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। एटम्स का यूनिट सेल के अंदर जितना वॉल्यूम है, यानी कि 8/3 पाई आर क्यूब बाय इस पूरी यूनिट सेल का जितना वॉल्यूम है। तो पूरी यूनिट सेल का हमने वॉल्यूम क्या फाइंड किया था, याद आ गया ना आपको, √3/2 a² c। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ए और आर में रिलेशन फाइंड करना है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी बताइए ज़रा। तो इनके बीच की डिस्टेंस थी, हमने स्मॉल ए मानी थी। स्मॉल ए इनके बीच की डिस्टेंस है, और ये कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे ना, ऐसे। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ए है, लेकिन वैसे अगर रेडियस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आर है, यानी कि 2r = a है। हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, a/2। आप कहेंगे ये क्या हुआ, अब तक तो हम a की वैल्यू फाइंड करके फिर रख रहे थे एक ही जगह, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा अलग मेथड है। यहाँ पर r को निकाल करके फिर r की वैल्यू रख देंगे। वो कैसे रखेंगे वो हम अभी देखते हैं। r क्या है, a/2, तो r की जगह a/2 रख दो। क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, 8/3 पाई, r³ की जगह क्या आ जाएगा, a³/8। समझ आ गया आपको, ठीक है। नीचे क्या है, √3/2 a² c। स्क्वायर से a³ गया, a बच गया, 8 से 8 कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा हमारे पास, कि जब हम सब कुछ इसको कैंसिल करते हैं तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा है हमारे पास, माफ़ कीजिएगा, ऊपर बचा है हमारे पास ये 2, ऊपर चला जाएगा तो ये बच जाएगा 2, और क्या बच जाएगा पाई, और क्या बचा है a है। ठीक है, और नीचे क्या बचा है, नीचे है 3√3 c। ठीक है, अब देखिए हमने क्या निकाली है, इसको a/c निकाला, और a/c में हमें रिलेशन पता होता है। ये रिलेशन हमें पता होता है जो कि हम नेक्स्टली प्रूव भी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने r की वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि हमें r/c की वैल्यू नहीं पता भाई। ठीक है, हमें तो a/c की वैल्यू पता है, इसलिए हमने r की वैल्यू a की फॉर्म में रख दी। ठीक है, इसके लिए हमने जो है r की वैल्यू रखी थी। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे a और c में क्या रिलेशन होता है, तो मैं बता दूं कि c/a जो होता है ना, वो होता है √8/3। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा हार्ड होगा, तो चलिए सॉल्व ये किया हुआ ही सॉल्व जो है उठा लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.63। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π3√3 इंटू 1/1.633, क्योंकि ये c/a है, ये a/c है, तो इन्वर्स कर लिया। ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 0.74। यानी कि ये भी तो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, ये भी तो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें भी 26% वैकेंट है और 74% जो ऑक्यूपाइड है इन एटम्स की वजह से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो क्लोजली बाउंड स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सी और ए में ये जो आप रिलेशन फाइंड कर रहे हो ना, ये हमें रिलेशन जो है डराइव करके देखा हो। तो नेक्स्ट यही क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएससी के एग्जाम की दृष्टि से।
तो चलिए, ये जो रिलेशन है ना हमारा C/A = √8/3 और 1.633, तो ये जो है ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका जो प्रूफ है ना वो भी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।